किसी जमाने में एक इंतहाई दलेर, शौकीन और अपने लोगों का महबूब बादशाह हुआ करता था। उसकी बेहतरी की दास्तानें दूर दूर तक मशहूर थीं और उसे शिकार खेलने का जुनून था। ये बादशाह हुआ करता था, अक्सर अपने दरबारी और वजीरों के हमराह शिकार पर जाता था। जब वो जंगल में निकलता तो दरबारी, सिपाही और शिकारी सब उसके साथ होते और उसके हुक्म का इंतजार करते। शिकार के दौरान जब कोई होता है, जंगली जानवर सामने आता, तो वो अपनी बेमिसाल बहादुरी से शौक से खेलता और फख्र महसूस करता। इसकी हर कामयाबी पर दरबार में खुशी मनाई जाती थी और उसके दरबारी उसकी तारीफ करते न थकते थे। बादशाह को शिकार के साथ साथ घोड़े पालने और खरीदने का भी शौक था। जैसे ही उसे किसी नायाब, तेज रफ्तार और खूबसूरत घोड़े का पता चलता, वो फौरन उसके मालिक से सौदा करता और उसे अपने शाही इस्तबल में शामिल कर लेता। ये शौक उसके लिए सुकून और खुशी का सबब था और यही चीज उसकी शख्सियत में निराली चमक पैदा करती थी। एक दिन बादशाह के दरबार में एक अरब ताजर हाजिर हुआ। उसके पास ऐसा शानदार घोड़ा था कि जैसे ही बादशाह की नजर उस पर पड़ी वो दंग रह गया। ये घोड़ा न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि इतना तेज और चालाक भी था कि जैसे हुआ से बातें करता हो। ताजिर ने दरबार में झुककर सलाम किया और आदब से बोला, हुजूर, मेरे पास एक ऐसा घोड़ा है जो आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इसकी रफ्तार इतनी बर्क रफ्तार है कि जमीन पर कदम रखते ही उड़ान भरने को तैयार होता है। बादशाह की आंखों में चमक आ गई और वो बेचैनी से उस घोड़े को देखने लगा और सवाल किया, क्या वाकई ये घोड़ा इतना बेमिसाल है? ताजिर ने जवाब दिया, हुजूर, ये घोड़ा आपकी तवक्कुआत से भी ज्यादा बढ़कर है, मगर उसमें एक छोटा सा नक़स है। ये घोड़ा भटकने वाला है और अपने पास किसी को आने नहीं देता। बादशाह ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो, हमने बड़े बड़े तेज और सुरक्षित घोड़ों को सुधाया है। तुम बस अपना घोड़ा ले आओ और हमें दिखाओ। दूसरी दिन ताजिर बादशाह के दरबार में घोड़ा लेकर हाजिर हुआ। बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा, उसकी आंखें खोली की खोली रह गईं। ऐसा खूबसूरत, तेज और शानदार घोड़ा उसने अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखा था। बादशाह खुशी से झूम उठा और फौरन घोड़े का सूधा कर लिया। उसने ताजिर को इनाम से माला माल कर दिया और घोड़े को अपने शाही इस्तबल में शामिल करने का हुक्म दे दिया। अगले दिन बादशाह ने अपने नए घोड़े पर सवार होकर शिकार का प्रोग्राम बनाया। सुबह सवेरे वो अपने उमरा, वज़रा और सिपाहियों के साथ जंगल की जानिब रवाना हुआ। जंगल में हर तरफ दरख्तों की सरसब्जी, परिंदों की चहचहाहट और दरिंदों की मौजूदगी ने माहौल को परजोश बना रखा था। बादशाह का दिल शिकार के लिए बेताब था और वो जंगल में गहराई तक बढ़ता चला गया। कुछ वक्त गुजर गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर अचानक एक खोखार शेर नमूदार हुआ। जैसे ही बादशाह ने शेर को देखा, उसका दिल जोश व खरूश से भर गया और उसने शेर को शिकार करने का फैसला किया। बादशाह ने अपने तीर को कमान में चढ़ाया और निशाना बांधा, मगर जैसे ही शेर ने अपनी धार से हमला किया, बादशाह का घोड़ा खौफ से बदक गया। घोड़े ने जोर से झटका दिया और बादशाह नीचे गिर गया। बादशाह की जमीन पर गिरते ही शेर ने खतरनाक धार के साथ मौका पर झपटा मारा। उसके नोकीले खोखवार दांत बादशाह की बाएं टांग में पिरोस्त हो गए और उसकी चीख से जंगल गूंज उठा। सिपाहियों की कदम एक लम्हे के लिए रख गए, मगर वो फौरन संभल कर शेर की तरफ लपके और उसे भगा दिया। जख्म इतना शदीद था कि खून बहता हुआ नजर आ रहा था। बादशाह को जख्मी हालत में खौफ और तकलीफ से बहाल जल्दी से महल वापस लिया गया। ये हादसा उसके जिस्म पर तो था ही, मगर उसके दिल व दिमाग को भी एक गहरा सदमा दे गया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बादशाह को वापस महल लिया गया और उसकी टांग का इलाज शुरू किया गया। दरबार के बेहतरीन हकीम और वेद बुलाए गए जो अपने अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में बादशाह की टांग को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जड़ी बूटियों और दवाओं से जख्म का इलाज किया और हर तरह से कोशिश की कि बादशाह की टांग ठीक हो जाए, मगर जख्म उतना गहरा था कि कोई भी इलाज कारगर साबित न हुआ। हकीम और वेदों ने अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ी, मगर जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्हें एक तल हकीकत का सामना करना पड़ा। हकीम और वेदों ने आखिरकार ये फैसला किया कि अगर बादशाह की जान बचानी है तो उसकी बाएं टांग काटनी होगी। ये फैसला सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया।
किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतना ताकतवर बादशाह अब है एक टांग के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन यह फैसला बादशाह की जिंदगी बचाने के लिए बहुत जरूरी था। कुछ दिन के बाद जब बादशाह की टांग काट दी गई तो जख्म जल्दी भर गया और बादशाह जिस्मानी तौर पर ठीक हो गया, मगर हादसा का असर उसके दिल व दिमाग पर पूरी तरह से छा चुका था। वह हर वक्त उदास और गमगीन रहने लगा और शिकार पर जाने से भी मुंह मोड़ लिया। अब उसकी जिंदगी में वो पहले वाली रौनक बाकी न रही और उसने अपनी खुशियों को खो दिया। महल से कुछ दूर एक पहाड़ी पर एक बहुत ही अक्लमंद और दाना बढ़ा रहा करता था। वो अपनी हुकमत और तजर्बे की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। लोग अपनी मुश्किलात और परेशानियां लेकर उसके पास आते थे और वो उन्हें इंतहाई समझदारी से मशवरे देता था। उसकी हुकमत और दानिशमंदी लोगों की जिंदगी में रोशनी की तरह काम करती थी। एक दिन बादशाह के वजीरों ने मशवरा किया कि क्यों न उस दाना बढ़े को दरबार में बुलाया जाए, शायद वो बादशाह की उदासी को दूर कर सके और उसकी जिंदगी में दोबारा खुशियां ला सके। चनांचा बढ़े को महल बुलाया गया और बादशाह ने उससे अपनी तकलीफ और उदासी के बारे में बताया। बढ़े ने बादशाह की बात सुनकर थोड़ी देर सोचा और उसके बाद एक ऐसा मशवरा दिया जो सबके लिए बहुत हैरानकिन था। बढ़े ने मुस्कुराते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, आपके दुख को दूर करने के लिए एक खास हल है। मेरे पास आप अपने शहर में ऐलान करवा दें कि जो कोई बादशाह के लिए नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत और आपकी बेटी से शादी इनाम में दी जाएगी। शायद कोई ऐसा दलीर और होशियार नौजवान मिल जाए जो आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सके। बादशाह को यह मशवरा सुनकर खुशी हुई और उसने फौरन हुक्म दे दिया कि शहर में ऐलान करवा दिया जाए। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान करा दिया गया कि जो कोई बादशाह के लिए नई टांग लाएगा उसे बादशाही नाम और शहजादी का हाथ मिलेगा। इस ऐलान को सुनकर लोगों के दिलों में लालच और जोश की लहर दौड़ गई और सभी ने अपनी कोशिशें शुरू कर दें। पूरे शहर में एक हलचल सी मच गई। लोग अलग अलग तरीकों से बादशाह के लिए नई टांग तैयार करने में जुट गए। कुछ लोगों ने लकड़ी की टांगे तैयार की, कुछ ने धात की और कुछ ने तो कपड़े और रोई से भी टांगे बनाने की कोशिश की। हर किसी का एक ही मकसद था कि बादशाह को एक ऐसी टांग फराहम की जाए जो न सिर्फ उसे चलने में मदद दे बल्कि उसे उसकी साबिका खुशियों की तरफ वापस लेकर आ जाए। दरबार के सामने लोगों का एक हजूम जमा हो गया और हर एक के चेहरे पर बेचैनी और जोश नमाई था। हर कोई अपनी बनाई हुई टांग को हाथ में थामे दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि शायद उसकी कोशिश कामयाब हो जाए। किसी के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी तो कोई लालच के मारे चमक रहा था कि अगर उसकी टांग मुंतखब हो गई तो आधी सल्तनत और शहजादी के हाथ उसका मुकद्दर बन जाएगा। दरबारियों की नजरें भी उसी मंजर पर जमाई थीं जैसे कोई बहुत बड़ा मार्का होने वाला हो। पहला शख्स दरबार में आया और उसने एक मोटी और भारी लकड़ी की टांग बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने उस टांग को आजमा आया, मगर ये इतनी भारी थी कि बादशाह को अपनी जगह से हिलना भी दूभर हो गया। बादशाह को ये टांग बिल्कुल पसंद ना आई और उसने गुस्से में आकर वही टांग इस शख्स के सर पर दे मारी। उसके बाद दूसरा शख्स आया और वो धात की बनी हुई टांग लेकर आया। देखने में तो ये टांग बहुत ही खूबसूरत थे, मगर जब बादशाह ने उसे लगाया तो ये उसकी टांग में फंस गई और निकलना मुश्किल हो गया। दरबार में मौजूद लोग हैरानी और खौफ में मुब्तला हो गए। इस मौका पर दरबारियों ने लोहार को बुलाया जिसने बड़ी मुश्किल से उस धात की टांग को बादशाह की टांग से अलग किया। बादशाह इस तमाम सूरत हाल से बेसार होता जा रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसी तरह मुख्तलिफ लोग अजीब व गरीब टांगे लेकर आते रहे, मगर हर एक की कोशिश नाकाम साबित हुई। कुछ लोग तो रवी और कपड़े की टांगे भी लेकर आए और कुछ ने तो बांस ही लेकर आए की टांगे भी तैयार कर रखी थी, मगर उन सब की नाकामी के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने ये सोचा कि शायद उसके लिए कोई मौजू टांग मिल ही नहीं सकती और वो मायूस होकर दोबारा अपनी उदासी में डूब गया। कुछ दिन के बाद दरबार में एक खूबसूरत और नौजवान शहजादा हाजिर हुआ। इस शहजादे का कट काट खूबसूरत चेहरा, प्रशिश और अंदाज इंतहाई प्रातमाद था। दरबार के लोग उसे देखकर हैरान रह गए और बादशाह ने उसके आने की वजह पूछी। शहजादे ने इंतहाई अदब के साथ बादशाह को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपके दुख और दर्द के बारे में मालूम हो चुका है। मैंने सुना है कि आप अपनी खोई हुई टांग के लिए बहुत परेशान हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए एक ऐसी टांग लेकर आऊंगा जो किसी लकड़ी या धात की नहीं होगी
बल्कि गोश्त और खून की बनी होगी, जो बिल्कुल असली मालूम होगी। शहजादे की ये बात सुनकर बादशाह की आंखों में उम्मीद की किरण लौट आई। दरबार में मौजूद दरबारी भी हैरत में डूब गए कि आखिरी ये शहजादा कौन सी अनोखी चीज लेकर आएगा। बादशाह ने शहजादे की बात पर एतमाद करते हुए कहा कि वो उसका इंतजार करेगा। शहजादे ने बादशाह को यकीन दिलाया कि अगले ही दिन वो होगा अपनी कही हुई बात को हकीकत में बदल कर दिखाएगा। दरबार में मौजूद शहजादी भी उस नौजवान की बेहतरी और एतमाद से इंतहाई मुतासिर हो रही थी। अगले ही दिन शहजादा एक लंबा सा लकड़ी का बक्सा लेकर दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर एतमाद की झलक थी और दरबार में मौजूद हर शख्स उसके बक्से की तरफ देख रहा था कि आखिर उसमें क्या है। शहजादा बादशाह के सामने पहुंचा और बोला, हुजूर, ये वो है टांग है जिसका मैंने आपसे वादा किया था। शहजादा ने बक्सा खोला और उसमें एक हरन की टांग निकाली और बादशाह के सामने पेश की। दरबार में मौजूद तमाम लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। हर कोई खामोशी में डूबा हुआ था कि बादशाह कैसा रद्दअमल जाहिर करेगा। बादशाह ने हरन की टांग देखकर पहले तो गुस्से से शहजादा की तरफ देखा, मगर फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और जोर से कहकहा लगाकर हंसना शुरू कर दिया और माहौल खुशगवार हो गया। बादशाह ने शहजादी की होशियारी और अक्लमंदी की दाद दी और उसे अपनी निस्फ सल्तनत और बेटी के साथ शादी करने का वादा पूरा करने का ऐलान किया। इस खुशी के मौका पर दरबार में एक बड़े जश्न का एहतमाम किया गया। दरबार के लोग बादशाह की खुशी में शरीक हुए और खूबसूरत माहौल में खुशियां मनाई गईं। बादशाह ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि अब वो कभी अफसरदा नहीं रहेगा और हमेशा खुशियों में जिंदगी गुजारेगा। अगले ही दिन शहजादे और शहजादी की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई और बादशाह ने दोनों को दावों के साथ रख्सत किया। दरबार में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी और लोग बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश थे। बादशाह ने अपनी जिंदगी के उस तजर्बे से एक कीमती सबक सीखा कि अल्लाह की दी हुई सेहत और नामतों की कदर करनी चाहिए। ये नामती अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा है और जब एक दफा छन जाए तो दोबारा वापस नहीं आती। बादशाह ने अपनी राया को भी यही पैगाम दिया कि अपनी सेहत और खुशियों की कदर करें और हर लम्हे को अहम समझें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में जब मुश्किलात आए तो हिम्मत और हौसले के साथ उनका सामना करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी नामतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमेशा खुश व खरम रखे। आमीन।